फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज इस डेली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग 27 और 28 तारीख का करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे हमारी आज की कंट्री और इस महीने की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो चलिए इस वीक की शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारी आज की कंट्री, जो कि है बर्लिन, माफ कीजिएगा जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल दोस्तों जो है वो है बर्लिन। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं फ्रैंक वॉल्टर और यहाँ के जो चांसलर है वो है एंजेलिना मार्केल। यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है जर्मन। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ का जो है ये फ्लैग है। चलिए आप दोस्तों आप लोग करंट अफेयर्स पे आते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका के टाइम्स मैगजीन में अभी सो इन्फ्लुएंशियल 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की जो है अभी लिस्ट निकाली है, जिसमें इंडिया की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, शाहीन बाग की जो दादी हैं बिल्किस बानो, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एचआईवी रिसर्चर प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी को जो है उसमें इंक्लूड किया गया है। अगर टाइम्स मैगजीन की बात करें तो काफी पुरानी मैगजीन है ये, और इसकी जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये हुई थी 1923 में, 3 मार्च ऑफ 1923 में जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी टाइम्स मैगजीन न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए आगे देखते हैं। शिवांगी सिंह दोस्तों ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और ये पहली वुमन पायलट बनी है जो कि राफेल को उड़ाएंगी। आप जानते हैं राफेल को दोस्तों, जो स्क्वाड्रन 7 है जिसे गोल्डन एरो भी कहा गया है, वो उस स्क्वाड्रन का जो हिस्सा बनेंगी शिवांगी सिंह। आप जानते हैं राफेल जो है 4.5 जनरेशन के जो है लड़ाकू विमान है और अंबाला एयरबेस में जो है इसका जो बेस बनाया गया है अंबाला एयरबेस को राफेल का, तो इसका पार्ट बनने वाली है शिवांगी सिंह। चलिए आगे देखते हैं। और रशिया ने दोस्तों रशिया में कैकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू की गई है। और इसमें ये दोस्तों 24 सितंबर को ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी और इसमें तकरीबन 1000 सोल्जर्स ने भाग लिया है। इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान के देश जो हैं इसका हिस्सा थे। इसमें ईरानियन नेवी जो है इसमें भाग लिया है और ये जो ड्रिल हो रही है ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी में हो रही है। अगर हमें याद रखना है यहाँ से, तो रशिया ने कैकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है और ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी में जो है ये हो रही है। अगर कंट्री का नाम याद रखना चाहें तो आर्मेनिया, बेलारूस, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान जो है इसका हिस्सा है। दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। अब ब्रिटेन की बहुत वेल नोन एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वेबल एंड स्कॉट, उसने अभी अपना सेटअप जो है उत्तर प्रदेश में सेट करा है। और ये जो है एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये उत्तर प्रदेश में अब जो है रिवॉल्वर्स को बनाएंगी। ये पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि भारत में आर्म्स बनाएगी, मतलब फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि भारत में जो है आर्म्स बनाएंगी। इसने सील मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है लखनऊ में डील करी है और हरदोई एक जगह है वहां पे ये अपना सेटअप इन्हें सेट करा हुआ है पूरा। ओके, तो अब ये पहली फॉरेन कंपनी है जो कि आर्म्स मैन्युफैक्चर करेंगी इंडिया में। इसी के साथ दोस्तों AK-203, ये AK-47 का 3rd जनरेशन है AK-203, इसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में जो है होने वाला है। ये इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड है, वो जो मुंशीगंज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में वहां पे AK-203 यानी AK-203 का जो है मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होने वाली है। ओके, तो एक तो ये वेबल एंड स्कॉट है जो कि रिवॉल्वर बनाएगी उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो है AK-203 जो कि अमेठी में बनेगी। ये इंडियो रशियन का एक प्राइवेट कोलैबोरेशन है AK-203 के लिए। दोनों ही उत्तर प्रदेश में बनने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नोटेड
न्यूक्लियर साइंटिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, डॉक्टर शेखर बसु। उनका दोस्तों अभी निधन हो गया है और ये पद्मश्री थे, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। डॉक्टर शेखर बसु दोस्तों, इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी अरिहंत, उसमें इनका जो है बड़ा बड़ा हाथ रहा है, उसमें बनाने में, उसके जो कॉम्प्लेक्स रिएक्टर है वो बनाने में डॉक्टर शेखर बसु का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं, इस साल का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, साहित्य का अवार्ड होता है, वो मलयालम पोएट है, मलयालम में पोएम लिखते हैं ये अकितम अच्युतन नाबूर्थी। इन्हें जो है इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ये 93 साल के हैं दोस्तों और मलयालम लैंग्वेज जो है इनकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है जिसमें पोएम लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है, जो कि नवंबर में होने वाला था, वो अब कैंसिल हो गया है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है जो 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल जो है ये उसके बाद से होने वाला है, होता है। 5वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है कोलकाता में हुआ था, और जो 6th होने वाला था वो अभी कैंसिल हो गया है। आगे देखते हैं, इंडिया साइंस कांग्रेस, ये भी दोस्तों हर साल होती है और ये 3 से 7 जनवरी के बीच में 2021 में होने वाली थी। अब इसे 1 साल एक्सटेंशन दे दिया है। जो 108th साइंस कांग्रेस थी, ये अब 2022 में होगी और पुणे में होगी। पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये इंडियन साइंस कांग्रेस होगी और जो थीम रहेगी उसकी वो होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। इस बार की थीम जो रहेगी, मतलब जो 2022 में होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम रहेगी वो रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगर 107वीं की बात करें, अभी तो 108 होने वाली है। जो इस साल की जो थी वो हुई थी ये बेंगलुरु में हुई थी, कर्नाटक में, और इसकी जो थीम थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि 108वीं जो है होने वाली है और पुणे में होगी। बस चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में महाभारत रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है और एक हंडिया जगह है प्रयागराज में, वहां पे महाभारत रिसर्च सेंटर जो है बनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हंडिया ही वो जगह थी जहां पे लाक्षागृह का निर्माण हुआ था महाभारत पीरियड में। आगे देखते हैं। मनाली और लेह को कनेक्ट करने वाली 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल जो है दोस्तों, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और ये 9 किलोमीटर लंबी टनल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो कि 10,000 फीट पर है या अबव 10,000 फीट पर है। तो शायद 3 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन भी हो सकता है। हमें याद ये रखना है कि अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10,000 फीट कैटेगरी में। आगे देखते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड दोस्तों वो ब्राजील में एक पेंटनाल एक जगह है, वहां पर है। वहां पे अभी दोस्तों फायर ब्रोकआउट हो गई थी वेटलैंड में, जिसकी वजह से काफी वहां पर नुकसान हो गया है। और हमें जो याद रखना है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है वो है ब्राजील के पेंटानल में, ब्राजील के पेंटानल में ये जगह है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। दोस्तों अभी इंटरनेशनल T20 रिकॉर्ड्स की लिस्ट हमारे सामने आई थी, तो चलिए मैं आपसे वो शेयर करता हूं। T20 इंटरनेशनल में जो हाईएस्ट रन गेटर है वुमेन की तरफ से वो है सूजी बैट्स। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 109 मैचेस में 3,234 रन बनाए हैं। ओके, और मेंस की बात करें
तो विराट कोहली ने 82 मैचेस में 2794 रन बनाए हैं। तो वुमेन्स में सबसे ज्यादा रन जो अभी करेंटली बनाए हैं वो है सूजी बैट्स, और मेंस में है विराट कोहली। टी20 बॉलिंग की बात करें तो अनीशा मोहम्मद है वेस्ट इंडीज की, उन्होंने 111 मैचेस में 120 विकेट लिए हैं। और इंडिया मेंस की बात करें तो लसित मलिंगा ने 84 मैचेस में 107 विकेट लिए हैं। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करे हैं। देखिए, सूजी बैट्स न्यूजीलैंड हाईएस्ट रन गेटर इन टी20 इंटरनेशनल फॉर वुमेन। मेंस में विराट कोहली। बॉलिंग में अनीशा मोहम्मद वेस्ट इंडीज की हैं ये, और मेंस में लसित मलिंगा हैं श्रीलंका के। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया का पहला क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बनाया जा रहा है, उसका नाम धवन 1 रखा गया है। और ये सतीश धवन जो हैं, जो फेमस एरोस्पेस साइंटिस्ट रहे इंडिया के, उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी पे जो है इसका प्रपोज करा गया है बनाने का, और शुरुआत हो चुकी है इसकी बनाने की। और इसका नाम जो है धवन 1 रखा गया है। ये क्रायोजेनिक इंजन का नाम जो है धवन 1 रखा गया है, और नागपुर में दोस्तों इस पे काम चल रहा है, और इस ईयर के एंड तक जो है इस पे काम खत्म हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं ये रॉकेट इंजन होते हैं। इसमें जो फ्यूल होता है और जो ऑक्सीडाइजर होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसलिए उसको लो टेम्परेचर पे जो है स्टोर किया जाता है। चलिए, तो उसका नाम आप याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन का नाम जो है वो है धवन 1। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे फेम इंडिया स्कीम के बारे में, इसको हमने पहले भी डिस्कस करा है, इसको एक बार आज फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, फेम इंडिया स्कीम ये जो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसी के तहत अभी क्या हुआ है कि 670 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, चंडीगढ़ में अप्रूव की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 241 चार्जिंग स्टेशन जो है वो मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में और पोर्ट ब्लेयर में जो है वो अप्रूव करे गए हैं। ये जो स्कीम है, फेम स्कीम जो है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। ये 2 फेजेस में दोस्तों अभी चल रही है। इसका पहला फेज अभी 2019 में खत्म हुआ था, और अब 1 अप्रैल 2019 से इसका सेकेंड फेज चालू हुआ है। इसका जो पहला फेज है वो इनिशियली 2 इयर्स के लिए लॉन्च हुआ था, और 2015 में ये फेम स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। पर इसको एक्सटेंशन मिलते मिलते जो उसका फर्स्ट फेज है वो 31 मार्च 2019 में खत्म हुआ था। फर्स्ट फेज का जो मेन मोटिव था वो था 4 एरियाज में डिमांड क्रिएट करना, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देना, पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। अब इसका जो सेकेंड फेज है वो अभी 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है, और इसमें गवर्नमेंट ने इसको 3 साल के लिए जो है इस फेज 2 की शुरुआत करी है, और 10,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। आप देखेंगे दोस्तों, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है सेकेंड फेज पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी अप्रूव किया गया है, जो बसेस है मेनली बसेस को जो है अभी अप्रूव किया गया है, और 241 चार्जिंग स्टेशन को भी जो है अप्रूव जो है वो मिला है। चलिए, तो फेम स्कीम जो है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रमोशन से, डेवलपमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए मनाते हुए दोस्तों अभी 2 अक्टूबर को जो है ये 2 साल का फेस्टिवल जो है वो मनाया गया था, और वो अब 2 अक्टूबर को जो है एंड हो रहा है। तो इसी गांधी फिल्म उत्सव जो है एक फिल्म उत्सव जो है वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है इंडिया की वो लेके आई है। 26 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है गांधी जी के ऊपर जो है फिल्म्स जो है वो लेके आएंगी, और www.filmdivision.org.com पे गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स हैं वो उस पर दिखाई जाएंगी। तो 2 साल से जो है ये गांधी जी के 150 बर्थ एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में जो है ये गांधी फिल्म उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर को अब खत्म हो जाएगा।
महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। बस आप इसको भी याद रखिएगा। तो 2018 से गांधी फिल्म उत्सव मन रहा है और 2018, 19 और 20 2 साल के लिए जो है ये मनाया गया था। अब 2 अक्टूबर को ये खत्म होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी अपने अवार्ड घोषित करे हैं। इसमें मेंस कैटेगरी में जो इंडियन फुटबॉल के जो गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह संधू को बेस्ट प्लेयर इन मेंस कैटेगरी के अवार्ड मिला है, और जो वुमेन्स कैटेगरी है उसमें मिडफील्डर हैं इंडियन वुमेन नेशनल टीम की संजू, उन्हें जो है ये अवार्ड मिला है वुमेन्स कैटेगरी में। तो गुरप्रीत सिंह संधू और ये संजू, इन्हें मेंस और वुमेन कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली बेस्ट प्लेयर का जो है अवार्ड मिला है, या प्लेयर ऑफ द ईयर वो घोषित करे गए हैं। जो दोस्तों ये गुरप्रीत सिंह संधू हैं, ये इंडिया के ऐसे दूसरे गोलकीपर हैं जिन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सुब्रत पॉल थे, उन्हें 2009 में पहली बार गोलकीपर रहते हुए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूएफा सुपर कप का 45th एडिशन जो है जीत लिया है। सुपर कप हुआ था दोस्तों, और फाइनल में सेविलिया और बायर्न म्यूनिख दोनों खेल रहे थे सुपर कप पे विनर के लिए, और बायर्न म्यूनिख ने जो है ये कप जीत लिया है। ये 45th एडिशन था यूएफा के सुपर कप का। ये साल दोस्तों बायर्न म्यूनिख जो एक जर्मन क्लब है उसके लिए काफी अच्छा रहा है। उसने इस साल 4 टाइटल, बड़े बड़े टाइटल जीते हैं, जिसमें कि जर्मन कप, बुंडेसलीगा, चैंपियंस लीग की ट्रॉफी भी शामिल है, और चौथा ये बना है सुपर कप। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों मेडिकल फील्ड में जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है इस वीक में। और पहले होता यह था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो जितनी भी एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड चीजें होती थी उसको गवर्न करती थी। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन सेटअप की गई है। ओके, और इस नेशनल मेडिकल कमीशन में कमीशन जो है इसमें 32 मेंबर्स होंगे, और इसमें इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा हैं। उन्हें इस नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। इस कमीशन में 32 मेंबर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन सेटअप हुई है। नेशनल मेडिकल कमीशन में 4 बोर्ड बनाए गए हैं। पहला बोर्ड जो है अंडर ग्रेजुएट की स्टडी देखेगा, दूसरा बोर्ड जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी देखेगा, तो तीसरा बोर्ड है वो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, मतलब मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग का काम देगा, और जो फोर्थ बोर्ड होगा वो मेडिकल एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो देखेगा। तो ये जो है अभी चेंज आया है मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में, जो मैंने आपको बताया, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके चेयरमैन है, ये नाम याद रखिएगा, इसके जो चेयरमैन है वो है सुरेश चंद्र शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। अब कंबोडिया में दोस्तों बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज हुई है। वहां दोस्तों एक चूहा है, जी हाँ एक चूहा है, मगावा नाम का चूहा है, उसे कंबोडिया का ग्रेटेस्ट ब्रेवरी अवार्ड मिला है। अब ये क्यों मिला है उसको? क्योंकि इस चूहे ने 39 लैंडमाइंस और 28 एक्सप्लोसिव डिवाइस फाइंड करने में मदद करी है। तो उसे इस कंट्रीब्यूशन के लिए कंबोडिया का ग्रेटेस्ट ब्रेवरी अवार्ड मिला है। और ये जो ग्रेटेस्ट ब्रेवरी अवार्ड है ये कंबोडिया का जॉर्ज क्रॉस अवार्ड होता है, जो कि वहां का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, उसके इक्विवेलेंट अवार्ड माना गया है ब्रेवरी अवार्ड, जो इस चूहे को, मगावा को जो है वो प्रेजेंट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 27 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे था। 1980 से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे को जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और इस साल की जो थीम है वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं।
वर्ल्ड का लार्जेस्ट, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्पेन कॉन्क्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद में एक जगह है दुर्गम चेरवरू, वहां पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्पेन कॉन्क्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है, वो इनॉग्रेट हुआ है। बड़ा टफ नाम है। आप तो इतना रखेगा कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्टे केबल ब्रिज जो है, जो कि स्पेन कॉन्क्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो हैदराबाद में सेटअप हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट जो है ईशर अलूवालिया, इनका दोस्तों निधन हो गया है, ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी, इनका निधन जो है वो हो गया है। ईशर अलूवालिया, इकोनॉमिस्ट। आगे देखते हैं। सुनील सेठी जी को खादी विलेज इंडस्ट्री का कंसल्टेंट चुना गया है। 1 साल के लिए दोस्तों कंसल्टेंट रहेंगे ये खादी ग्राम उद्योग के, और वो रितु बेरी की जगह लेंगे। खादी ग्राम उद्योग जो है दोस्तों वो 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और बिनानी कुमार सक्सेना जो है इसके चेयरपर्सन है। आगे देखते हैं। इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन जो है उसका अभी अनवील्ड हुई है। ये इसका जो पहला लुक जो है सामने आया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने इसका पहला लुक अनवील करा है, और इसका जो पहला लुक था दोस्तों वो मैं आपको बताऊं तो बुलेट ट्रेन जैसा इसको जो इसका लुक है, जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन जैसे दिखने वाली है, और इसकी स्पेशलिटी है इसकी स्पीड। जो ट्रेन इस सिस्टम पे चलेगी उसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर तक होना बताया गया। जो टॉप स्पीड है इसकी वो 180 किलोमीटर पर आवर की रही है। ओके, और जो पहली रैपिड रेल है वो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी। तो इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन की जो स्पीड बताई जा रही है वो बताई गई है 180 किलोमीटर पर आवर की, और ये दिल्ली से मेरठ के बीच में ये चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया की फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर रितु डेविड ये वुमेन सिलेक्शन कमेटी जो है उसको हेड करेंगी। तो जो बीसीसीआई की वुमेन सिलेक्शन कमेटी होती है उसको हेड करेंगी रितु डेविड जी, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुकी हैं अपने समय की। इनके नाम पर दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो इंडिया की तरफ से भी एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 53 रन देके इंग्लैंड के 8 विकेट लिए थे 1995 में। उन्होंने 10 टेस्ट खेले हैं, 97 ओडीआई खेले हैं इंडिया की तरफ से, और वो इंडिया की हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वुमेन्स ओडीआई में। ओके, तो ये याद रखने वाली बात है कि वो इंडिया की हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया की ओडीआई में। उन्होंने 141 विकेट लिए हैं, और पहली वुमेन है जिन्होंने 100 विकेट का जो मार्क है वो तोड़ा था। तो पहली इंडियन बॉलर थी जिन्होंने 100 विकेट लिए थे, और उन्होंने वनडे में 141 विकेट लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी इंडियन बॉलर के लिए। 1995 की बात है दोस्तों, ये तो काफी बड़ी बात है। हमें जो याद रखना है दोस्तों वो ये है कि रितु डेविड जी हैं, इन्हें वुमेन सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया है। बाकी इनका जो कंट्रीब्यूशन है, आप देखेंगे यहाँ से कंट्रीब्यूशन है वो याद करने लायक है, और उसको अप्रिशिएट करने लायक कंट्रीब्यूशन उन्होंने करा है। चलिए आगे देखते हैं। एक दोस्तों अभी केस हुआ था, मैं आपको डिस्कस करूंगा ये वोडाफोन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि वोडाफोन ने इंडियन गवर्नमेंट में टैक्स जो है एक केस करा था, और ये केस जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। वो केस वोडाफोन जीत गया है। क्या हुआ था, वोडाफोन ने एक डील करी थी हडसन के साथ, और हडसन के उन्होंने 67% स्टेक जो है वो खरीदे थे 2007 में $11 बिलियन में। ओके, तो उसके बाद उसी डील पे गवर्नमेंट ने उनपे तकरीबन 20 करोड़ रुपए का जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था। तो ये केस चला काफी समय, वहां पे केस चला, और फाइनली रिजल्ट जो है वो वोडाफोन कंपनी के फेवर में आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, और यहाँ पे ये जो केस जीता गया है वो कहाँ जीता गया है, और वो चीज यहाँ पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये केस जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। ओके,
ये जो ट्रिब्यूनल है वो हेग, नीदरलैंड में हेग है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, वहां पे ये आती है। ओके, अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो होता है वो बैक डेट से लगाया गया टैक्स है। सिंपल सा है, बैक डेट से लगाया गया टैक्स है। तो इसी केस को जो है अभी वोडाफोन ने जीत लिया है। ओके, चलिए अब दोस्तों एक फटाफट प्रेजेंटेशन के एंड में 21 से 30 तारीख के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 21 तारीख को अल्जाइमर डे था। 21 तारीख को ही यूएन डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। 22 तारीख को रोज डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। 22 तारीख को वर्ल्ड राइनो डे। 23 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। 26 तारीख को डे ऑफ डेफ। 26 तारीख को ही वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे। 27 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 तारीख को ही वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 29 तारीख को आने वाला है वर्ल्ड हार्ट डे और 30 तारीख को आने वाला है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा 2 दिन का सेशन जो हमने आज कवर किया। इसमें हमने शुरुआत करी थी हमने हमारे आज की कंट्री जर्मनी से, और एंड करा हमने इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज करते हुए। आई होप आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा हो गया है और न्यूज़ बहुत अच्छी थी आज की। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। और दोस्तों आप लोग देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।